दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक खूनी हाथी की स्टोरी सुनाऊंगा। एक ऐसे खूनी हाथी की स्टोरी जिसने कि 9 आदमियों को कुचल कर मार डाला था और बाद में उस हाथी को पकड़ा गया या उसको गोली से मार डाला गया या उसको ट्रैंकुलाइज किया गया। यह सब मैं आपको अपने स्टोरी में आगे बताऊंगा। और दोस्तों, मेरे इस स्टोरी वाले ब्लॉग को आप पूरा सुनना। इसमें आपको हाथियों के बारे में कुछ नई नई जानकारियां मैं दूंगा। हो सकता है कुछ आपको पहले से भी पता हो और हो सकता है कुछ आपके लिए बातें बिल्कुल नहीं हो। जो भी मेरे को हाथियों के बारे में, जंगलों में घूमते हुए जो नॉलेज है वो भी मैं बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस खूनी हाथी ने किस प्रकार इंसानों को मारा और क्या क्या घटनाक्रम आगे हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, जंगल में गश्त करने वाले जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं और या फिर जो जंगल में जाने वाले चरवाहे होते हैं जो कि भेड़ बकरियों को या गाय भैंसों को चराते हैं जंगल और उसके आसपास जो गांव होते हैं बफर जोन में वो चराते हैं, या फिर जंगल में घास के लिए जाने वाली औरतें और अथवा जो लकड़ लेने जाते हैं, अगर इन सभी से अगर पूछा जाए कि जब वे लोग जंगल में जाते हैं या जब फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो जंगल में जब गश्त करते हैं तो उनको कौन से जानवर से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो मेरे साथियों, वो सब एक ही मत में एक ही बात वो बताएंगे कि उनको सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो हाथी से लगता है, जंगली हाथी से, और खासकर इक्कड़ हाथी से। इक्कड़ हाथी जो कि इंसानों को देखकर उनके ऊपर हमला करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। और यह सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार हाथी इंसान पर हमला करता है। और अगर हाथी इंसान के ऊपर हमला करता है और जंगल में हाथी से सामना हो जाए तो किस प्रकार उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, सब मैं आपको अपनी इस स्टोरी में बताऊंगा एक एक करके। और ये जो 3-4 जने जंगल में अक्सर जाते रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, घास लेने वाले हो गए, चरवाहे हो गए या लकड़हारे हो गए, ये सबसे ज्यादा हाथी से ही डरते हैं। हालांकि जंगल में घूमने वाले इंसानों से होता है, वो होता है दोस्तों 4 जानवरों से। कुल टोटल 4 जो जानवर होते हैं उनसे जंगल में जाने वाले इंसानों को सदा खतरा रहता है। उसमें पहले नंबर पर हाथी होता है जिससे प्राय सभी डरते हैं और सामना होने से कतराते हैं। और दूसरे नंबर पर टाइगर होता है और तीसरे नंबर पर दोस्तों होता है भालू, बियर। और टाइगर, मैनीटर टाइगर की तो मैंने बहुत स्टोरियां आपको बताई हैं पहले, मेरे ब्लॉग में कितने ही मैंने वीडियो डाली हैं मैनीटर टाइगर के ऊपर। और तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है भालू। और चौथे नंबर पर दोस्तों किसी का ध्यान नहीं गया होगा, वो होता है सबसे खतरा जिसको इंसानों से होता है जंगल में, वो होते हैं जहरीले सांप। और ऐसे ही घास का जो इलाका होता है इनमें सांप छुपे हो सकते हैं। और भारत के जंगलों में अमूमन 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं इंसानों के लिए। लेकिन इसमें भी जंगल में अधिकतर जो सांप मिलते हैं वो कोबरा हो सकता है जो कि कॉमन कोबरा है। और दूसरे नंबर का जो कि इंसानों की मौत का जिम्मेदार है वो है करैत। वो भी भारत के जंगलों में मिलता है, हालांकि गांव के एरियो में भी मिलता है और लेकिन ये जंगलों में भी मैंने करैत को देखा है। और तीसरे नंबर का जो सांप है वो है वाइपर। और चौथे नंबर का जो सांप है वो है रसल वाइपर और एक सास्केल वाइपर। ये 2 जातियां हैं सांपों की। और भारत के जंगलों में किंग कोबरा भी पाया जाता है, खासकर तराई वाले इलाकों में जहां भी जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है या दुधवा पार्क है, और खासकर असम के जंगलों में। और बिल्कुल दूर साउथ में अगर आप जाते हो तो केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ के जंगलों में किंग कोबरा मिलता है। और इस प्रकार इन 4 जानवरों से इंसानों को सदा खतरा रहता है जंगल में जब वो जाते हैं। और दोस्तों, जैसे मनुष्य अनेक स्वभाव के होते हैं ऐसे हाथी भी अनेक स्वभाव के होते हैं।
कितने ही मजबूत शरीर वाले होकर भी कायर स्वभाव के होते हैं, कितने ही अत्यंत शांत स्वभाव के होते हैं और सताने पर भी हमला नहीं करते। और कितने ही हाथी ऐसे बदमाश होते हैं कि छोटी सी बात के लिए झगड़ा मोल लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कितने ही हाथी ऐसे होते हैं जो मनुष्य को देखते ही हमला करने को तैयार हो जाते हैं और आदमी का पीछा करने से नहीं चूकते। आज मैं तुमको ऐसे ही एक हाथी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो मौका मिलते ही आदमी को मार डालता था। और इस हाथी ने एक एक करके 9 इंसानों को मार डाला और बाद में ये पकड़ा गया या मारा गया, यह मैं आपको अपनी स्टोरी में आगे बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे चैनल के साथ बने रहना। इसमें आपको मैं मैन ईटर टाइगर की, मैन ईटर लेपर्ड की और जंगली हाथियों, उन जंगली हाथियों की जिन्होंने की इंसानों का खून किया है, इंसानों को अटैक करके मारा है, उनकी स्टोरी मैं डालता रहूंगा। झुंड में रहने वाले हाथी प्राय दोस्तों शांत स्वभाव के होते हैं, परंतु कुछ घरेलू लड़ाई झगड़े तो उनमें भी होते रहते हैं और इन झगड़ों के अनेक कारण होते हैं। किंतु सबसे बड़ा कारण किसी हथनी के फेर में 2 नर हाथियों में आपस में झगड़ा हो जाता है और उनमें किसी हथनी के लिए जो लड़ाई हो जाती है वो अत्यंत भयंकर हो जाती है। ऋषिकेश के पास राजा जी नेशनल पार्क है और सावन का महीना था, सन 2010। जंगल में मतवाली हवाएं बादलों को इधर से उधर उड़ाए ले जा रही थी और एक हथनी के फेर में 2 नर हाथियों में भयंकर युद्ध हो गया। दरअसल जंगल का एक इक्कड़ हाथी झुंड के नर युद्धपति हाथी को ललकारा उसने और उस इक्कड़ हाथी के माथे से मद बह रहा था। दोस्तों, ये जो हाथी के जो टेम्पल होता है, मस्तक, वहां से एक ग्लैंड होती है और अमूमन ये मद जो है ये नर हाथियों में बहता है और कई बार तो ये इसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि आपको जो जानकार होते हैं जंगल के उनको 50-100 गज दूर से ही उसकी स्मेल आ जाती है और वो बहता बहता कई बार तो गाल से होता हुआ टांग उसके अगली टांगों तक बह जाता है जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। जब किसी हाथी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और तो उसका मद बहना शुरू हो जाता है और मद बहने का मतलब ये है कि हाथी अब फीमेल से मिलाप के लिए तैयार है और ऐसी अवस्था में जो हाथी होता है वो क्रोधी हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और किसी भी फीमेल के लिए वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। और खासकर जो मदमस्त हाथी होता है वो तो किसी इंसान को देखते ही उसका पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है। और पालतू जो हाथी होते हैं, मेल हाथी, अगर वो मद अवस्था में आ जाए तो उनको जंजीर से बांध दिया जाता है, उनसे काम नहीं लिया जाता और उस अवस्था में भी उसके पास महावत भी बड़ी सावधानी से जाता है क्योंकि मदमस्त हाथी भी अपने महावत को मार डालता है। ऐसे कई केस हुए हैं जो कि मैं आपको आगे एक एक करके कभी बताऊंगा जब हाथियों के बारे में और स्टोरियां डालूंगा मैं। वो जो इक्कड़ हाथी था वो मद बह रहा था उसके और एक फीमेल के चक्कर में उसका एक यूथपति हाथी से झगड़ा हो गया। यूथपति का मतलब कि 7-8 हथनियों का एक झुंड था और उनके साथ में ऑलरेडी एक जो मेल हाथी था वो मेटिंग के लिए आया हुआ था और कहीं से ये इक्कड़ हाथी भी आ गया और एक हथनी के लिए उनमें आपस में युद्ध हो गया। और ये जो हाथी था, यूथपति हाथी, उसके भी दांत थे, दंतेल था वो, और ये जो इक्कड़ हाथी था इसके भी दांत थे और दोनों हाथी पास में खड़ी जवान हथनी का प्रेम पाने के लिए मजे हुए पहलवानों की तरह दांत पेंच आजमा रहे थे। पूरे जोरों से आपस में जूझ रहे थे, माथे से माथा भिड़ाकर एक दूसरे को धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और थक जाने पर खड़े होकर थोड़ा आराम करते और फिर से जोरों से एक दूसरे को धकेलने लगते। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और यूथपति ने अपने दोनों दांत उस इक्कड़ हाथी को भोंक डाले और इक्कड़ हाथी दर्द से तिलमिला उठा। लेकिन इससे पहले कि वो जो यूथपति हाथी था वो इक्कड़ पर और दूसरा जानलेवा हमला करता, उस इक्कड़ हाथी ने अपनी सारी शक्ति संभालकर यूथपति को अपनी एक भयंकर टक्कर से धरती पर लोटपोट कर दिया और वो यूथपति हाथी फिर ना उठ सका। लेकिन जो इक्कड़ हाथी था उसकी भी हालत ठीक नहीं थी। यूथपति के दांतों की चोट ने उसको असहनीय दर्द दिया था। इक्कड़ हाथी युद्ध भूमि से निकल गया
और एक सूनी घाटी में कई दिनों तक चुपचाप पड़ा रहा। बाद में जब उसके घाव भर गए, दर्द धीरे धीरे मिट गया, तो वो धीरे धीरे उठकर एक और को निकल गया। इसके बाद उस इक्कड़ हाथी के स्वभाव में एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया। अब संसार का प्रत्येक प्राणी उसके लिए दुश्मन लगने लगा और प्रत्येक प्राणी को देखते ही वो उसका पीछा करता और मारने की कोशिश करता, और खासकर इंसान को तो देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता। ऋषिकेश के पास हर्बल गार्डन के आसपास के जंगलों को उसने अपना इलाका बना लिया और अक्सर वो हर्बल गार्डन के आसपास देखा जाने लगा। जो काल चक्र था वो जुलाई 2010 से चलकर फरवरी 2011 तक जा पहुंचा। ऋषिकेश के आसपास के गांव की 10 औरतों की एक टोली जंगल के किनारे घास काटने के लिए 10 फरवरी सन 2011 की सुबह 11 बजे निकली थी। वे सभी घास काटते हुए बीच बीच में अपनी बातों में मशगूल थी, और वहां से 300-400 गज दूर वो इक्कड़ हाथी घास को उखाड़ करके उसकी जड़ों को खा रहा था। दोस्तों, ये जो जंगली घास को सूंड से ऐसे लपेटा मार करके उखाड़ लेते हैं, और उखाड़ करके और उसको अपने पैरों पर ऐसे मारते हैं, मार करके उसकी जड़ों से मिट्टी को हटाते हैं, और बाद में उसकी जो रसीली जड़ें होती हैं उसको अपने दांतों से काट करके अलग कर देते हैं और उन जड़ों को खाते हैं और घास को फेंक देते हैं वहीं पे। जो ऊपर की घास सूखी होती है, जैसे कि घास है, इसके जैसे ऊपर का सिरा होता है, इसको काट के हटा देते हैं और जड़ समेत इसको नीचे का करीब हाफ पोर्शन खा जाते हैं। तो इस प्रकार वो जो हाथी था वो घास खा रहा था, और हवा की लहरों से आती हुई जो औरतों की आवाजें थी, उनकी बात करने की आवाजें उस हाथी के कानों तक पहुंची। जब आवाज हाथी के कानों तक पहुंची तो वो हाथ को उठा करके ऐसे चारों तरफ जो हवा थी उसकी जायजा लेने लगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि हाथी जो होता है उसकी जो सूंघने की पावर होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज उसकी सूंघने की पावर होती है, और जो सुनने की पावर होती है वो भी बहुत तेज होती है। लेकिन हाथी की देखने की जो पावर होती है वो थोड़ी कम होती है, और इसके मुकाबले जो टाइगर होता है उसकी देखने की पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हाथी की देखने की पावर कम होती है। टाइगर की सुनने की पावर बहुत तेज होती है, और ऐसे ही जो ये हाथी होता है इसकी भी सुनने की पावर बहुत तेज होती है। लेकिन जो स्मेल की पावर होती है वो टाइगर की कम होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन कम होती है। लेकिन जो हाथी होता है उसकी सूंघने की पावर बहुत तेज होती है, और वो 100-200 मीटर दूर से ही अगर हवा उसके अनुकूल बहती हुई आ रही है, जैसे हवा इधर से ऐसे बहती आ रही है और उधर कोई आदमी खड़ा है, तो उसको स्मेल आ जाती है। दोस्तों, इस प्रकार जब हाथी ने सूंड को लहरा करके स्मेल ली उन औरतों की, तो उसको दिशा का ज्ञान हो गया कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, और आवाज से भी उसको दिशा का ज्ञान हो गया, क्योंकि हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं। और कोई अगर आपको आवाज आती है, अगर आप नॉर्मल उसको सुनते हो, तो आपको जितनी तेज वो आवाज सुनाई दे रही है, अगर आप एक हाथ ऐसे रख करके और इस कान को थोड़ा सा आप फोल्ड करो, तो उसी आवाज की जो सुनने की जो पावर है वो डबल हो जाएगी। आपको लगेगा कि आवाज बहुत पास से आ रही है। तो इस प्रकार ये जो आपने हाथ ऐसे करा, वो जो आवाज जो हवा से आ रही होती है उसको कैच करता है और उसको अब कानों में ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ही जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, हमारी तो हथेली कुछ भी नहीं है, उसके कान बड़े बड़े होते हैं, तो उन कान को वो इकट्ठा करता है जब, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो आवाज होती है वो बिल्कुल क्लियरली उसके कानों में चली जाती है और उसको आइडिया हो जाता है। आप ये करके देखना घर पे। आप अगर आप टेलीविजन देख रहे हो, नॉर्मल सुन रहे हो, और ऐसे करके तेज करोगे तो आपको बहुत तेज आवाज आएगी। तो इस प्रकार हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं ये आवाज को कैच करने का काम करते हैं। और हाथी, वो जो इक्कड़ जंगली हाथी था, वो उसी दिशा की तरफ बढ़ चला जिधर वो औरतें घास काटने में मशगूल थी, और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के घास काट रही थी, क्योंकि इससे पहले हाथी की ऐसी कोई भी घटना ना तो देखी सुनी गई थी उस इलाके में। और जो हाथी था वो जब आगे बढ़ा तो सबसे पहले उसे सीता देवी नजर आई,
और बड़े ही स्पीड, बड़े ही घात लगा करके शांति से वो उस सीता देवी की तरफ बढ़ा। दोस्तों, अगर आप हाथी को देखोगे चलते हुए, अगर वो घात लगाता है तो इतना शांत चलता है, बिल्कुल आवाज नहीं होती। और इतना बड़ा भारी जानवर बिना आवाज के चल सकता है, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। जैसे टाइगर बिना आवाज के चलता है, ऐसे ही जो हाथी होता है वो भी बिना आवाज के अगर वो घात लगाए तो वो चल सकता है। और जब वो सीता देवी के पास 10-12 फीट की दूरी पर रह गया तो आंख के कोनों से सीता देवी को लगा कि कोई पीछे कोई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने हाथी को देखा, और जैसे ही उठकर सीता देवी भागने लगी, हाथी ने एक कदम आगे बढ़ाया और 7-8 फुट लंबी सूंड से उसने उसको जोर से ऐसे धक्का मारा, ऐसे सूंड को मारा, और सीता देवी जो आगे जा पड़ी। और सीता देवी की चीख सुन करके जो दूसरी औरतें थी, घास के गट्ठर वहीं छोड़ करके वो भाग गई। और सीता देवी जब नीचे गिरी, इससे पहले कि वो उठती, जो हाथी था उसने अपना जो अगला पैर था वो उससे सीता देवी को दबा दिया। और दोस्तों, हाथी का जो मेल हाथी का जो एशियाटिक एलिफेंट होता है, इंडिया में जो हाथी मिलते हैं वो एशियाटिक एलिफेंट है। उसका जो वजन होता है मेल का, वो 4 टन से लेकर के 4.5 टन तक होता है। कोई कोई जो हाथी होता है वो 5 टन का भी हो जाता है। जो फीमेल होती है वो 3 टन से लेकर के 4 टन तक वजनी होती है। और आप सोचिए, 5,000 किलो वजन का जब कोई जानवर अपना पैर रखेगा तो इंसानी बॉडी का क्या होगा। और उसने बुरी तरह से सीता देवी को कुचल डाला, और जो औरतें थी वो भाग करके गांव में पहुंची। और गांव में जाकर के उन्होंने गांव वालों को बताया। वहां से एक पुलिस पार्टी चली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन चले और गांव वाले चले, और साथ में 3-4 औरतों को लिया गया। और उस जगह पर पहुंचे तो जो सीता देवी की बॉडी थी उसको वो उठा करके लाए। दोस्तों, ये जो हाथी होता है, इसके द्वारा जब कोई इंसान मारा जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो गठरी में आती है। वो जानने पहचानने की सीमा से पार कर देता है। वो इंसान के मरने के बाद भी उसको छोड़ता नहीं है, उसकी बॉडी को सूंड से इधर उधर खींचा खांची करता रहता है और बुरी तरह से कुचल देता है इंसानी शरीर को, और वो जाने पहचानने की सीमा से पार हो जाता है। और ऐसे ही एक खूनी हाथी की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। वो खूनी हाथी था कॉर्बेट पार्क के अंदर, और उसने कॉर्बेट पार्क के 2 पर्सन को बुरी तरह से कुचल दिया था और उनकी बॉडी को बिखेर दिया था, और यहां तहां उसके टुकड़े पड़े हुए थे। यह भी स्टोरी मैं कभी आपको सुनाऊंगा। मैं अपनी इसी स्टोरी पे आता हूं वापस। और सीता देवी की बॉडी को रिकवर करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले आया, और उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह माना कोई अचानक से दुर्घटना हो गई है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई दुर्घटना सुनी नहीं थी कि जहां पर एलिफेंट ने किसी पर्सन को ऐसे मारा हो। तो उन्होंने सोचा ये अचानक दुर्घटना हो गई है, और इसको एक दुर्घटना का रूप उन्होंने दे दिया। लेकिन ये तो वो हाथी था जो कि यूथपति हाथी से घायल होकर के भागा था, और उसके बाद में ये खूनी हो उठा था और हर जानवर को, हर इंसान के ऊपर ये हमला करता था। तो इसका जो दूसरी इसने जो वारदात करी इंसान को मारने की, वो दूसरी वारदात करी दोस्तों, वो अप्रैल का महीना था और सन 2011। 4 आदमी जो कि भांग मल्लू थे, भांग मल्लू का मतलब 2 थे। वो दोस्तों ऐसा होता है कि गांव के आसपास के कुछ भांग मल्लू होते हैं। भांग मल्लू मतलब जो भांग को मसलते हैं। भांग के जो पत्ते होते हैं, जैसे पत्ते हैं, इन पत्तों को, ऐसे पत्ते हैं, इन पत्तों को तोड़ करके हथेलियों को बीच में रख करके उसको मसलते हैं, ऐसे करके दोनों हाथों से मसलते हैं। और दोनों हाथों से मसलने के बाद में उसको हवा में ऐसे सुखाते हैं, तो उसका जो रस है भांग के पत्तों का वो हथेली पर चढ़ जाता है, और बाद में उसको चक्कू से खुरच करके उसको उतार लेते हैं, उसकी गोलियां बना लेते हैं, और उन गोलियों को सुखा करके फिर उनसे वो चरस तैयार करते हैं, और उनका पाउडर बना करके सुखा करके उसको सिगरेट में भी भर कर पीते हैं। और इनको वहाँ की लोकल भाषा में भांग मल्लू बोला जाता है। और इस प्रकार ये एक इलीगल काम है जो वो करते हैं जंगलों में, जहां तहां भांग उगी होती है। और मेरे वो दोस्त जो इंडिया में रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि भांग जहां तहां उगी रहती है इंडिया में। तो जंगलों में वो ज्यादा डीप नहीं जाते, जंगलों के किनारे किनारे ही वो रहते हैं। और ऐसे ही एक भांग मल्लुओं की टोली थी, 4 बंदों की टोली, वो जंगल में गई
और जंगल में 300-400 मीटर ही वो अंदर गए थे और उनका ये रोज का काम था, अक्सर वो जाते थे और कभी भी उनको कोई हाथी नहीं मिला। और जैसे ही वो भांगमल्लू पत्तों को मसल रहे थे और 2-3 घंटे उनको हो गए थे पहुंचे हुए, और उसके बाद में उन भांगमल्लुओं ने काफी सारी जब गोलियां बना ली, भांग इकट्ठी कर ली मसल मसल करके, और उसकी एक लुगदी सी बना ली और उसको अपने बैगों में भर के, अपने साथ लाए बैगों में भर के जब वो वापस जा रहे थे तो जंगल के बीच में से एक पगडंडी थी, जो हिरणों की बनाई हुई पगडंडियां होती हैं, और उस पगडंडी में से वो जा रहे थे और वो एक कतार में थे। सबसे आगे 2 भांगमल्लू थे और 2 पीछे थे, एक एक लाइन में, टोटल 4 पर्सन थे। और हाथी को जैसे ही, इसी खूनी हाथी को, इनकी बदकिस्मती से उसी इलाके में वो खूनी हाथी भी उस समय घूम रहा था, और जैसे ही उस खूनी हाथी को इनके आने की आहट पता चली तो दोस्तों उस खूनी हाथी ने घात लगाई। घात लगाने मतलब टाइगर की तरह वो घात नहीं लगाता, एक बहुत बड़ा कोई पेड़ था जंगल में, उसकी छाया के नीचे वो हाथी खड़ा हो गया और इतना शांत खड़ा हो गया कि वो बिल्कुल हिला डुला भी नहीं। और अमूमन वैसे जो जंगली हाथी होती हैं, जब वो कान फड़फड़ाते हैं मक्खियों को, मच्छरों को उड़ाने के लिए, तो उनके फड़फड़ाने की आवाज आती है, लेकिन जब वो घात लगाता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। और ये जो हाथी था, ये पेड़ की छाया के नीचे जो अंधेरा सा हो रहा था और उसके अंधेरे के नीचे उसका काला शरीर छिप गया, और जैसे ही वो जो 2 भांगमल्लू थे वो आगे बढ़े, हाथी ने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, उसने सिर्फ अपनी सूंड ही आगे बढ़ाई, वो इतना पास पहुंच गया था भांगमल्लू, उनको ध्यान ही नहीं रहा हाथी यहाँ इतना पास होगा। तो उसने एक पर्सन को सीधा ही पकड़ लिया और बाकी जो 3 भांगमल्लू थे वो जोरों से भागे, वापस जंगल में भागे और एक बड़ा चक्कर लगा करके वो निकल गए आगे। और उस हाथी ने उस भांगमल्लू को पहले तो सूंड से पकड़ करके उठा के नीचे मारा, जैसे कोई धोबी कपड़े को पटकता है, और उसके बाद में उसने उसकी बॉडी, उसके जो टांग थी उसको पकड़ करके उसी पेड़ पर दे मारा जिस पेड़ पर के नीचे वो हाथी छिपा हुआ था। जब उसने उस भांगमल्लू को उठा करके पटका था, जान तो उसकी तभी निकल गई थी, लेकिन पेड़ पर देकर मारने से उसकी हड्डियां कई जगह से टूट गई। और उसके बाद भी उस जो टाइगर था उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, हालांकि उसकी बॉडी खत्म हो चुकी थी वो भांगमल्लू, और उसकी बॉडी को वो खींचता रहा, घुमाता रहा इधर उधर। और उसकी बॉडी दोस्तों जब बाद में रिकवर करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई तो उसको आप कहीं से भी मोड़ सकते थे, उसका ये हालत उसने कर दी थी। और उसकी जो सिर की हड्डी थी उसके ऊपर जब उस हाथी ने पैर रखा सिर के ऊपर, तो उसकी सिर की हड्डियां चटक करके जमीन के अंदर धंस गई हाथी की वजह से। तो ये हालत हाथी ने उसकी बॉडी की कर दी थी। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बॉडी को रिकवर करने आया था करीब 1 घंटे बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पे पहुंचा पुलिस दल के साथ में, जब भांगमल्लुओं ने जाकर खबर करी, और भांगमल्लुओं के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हुई, क्योंकि उनको पता था पुलिस वालों को भी कि ये क्या करने गए थे। जो भी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, वो जो उन्होंने कार्रवाई करनी थी वो करी, और उस भांगमल्लू की बॉडी को रिकवर करके लाया गया। और इस प्रकार ये दूसरी वारदात इस हाथी के द्वारा की गई, जब इसने 4 भांगमल्लुओं में से बड़ी बेदर्दी से मार डाला। और इसके बाद दोस्तों इस खूनी हाथी का जो तीसरा शिकार हुआ वो हुआ 10 जून सन 2011 को। 60 साल का राम बाबू गोयल, जो कि 100 फुटा रोड देहरादून है, वहां पर सुबह सुबह टहलने के लिए निकला था, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। और जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो जंगल वहां से ज्यादा दूर नहीं था दोस्तों। वैसे एक मेरी सलाह है कि जो जंगलों के आसपास जो गांव होते हैं या शहर होते हैं, जैसे रामनगर शहर है, उसका जो आउटर इलाका है, जंगल वहीं से शुरू हो जाता है, जिन्होंने कॉर्बेट पार्क देखा होगा उनको सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं या तो शाम को या सुबह। जो बीच का टाइम होता है मिड नाइट का, उसमें जंगली जानवर कम एक्टिव होते हैं। ये बात नहीं है कि एक्टिव नहीं होते, लेकिन होते हैं। लेकिन सुबह का जो वक्त होता है उसमें टाइगर भी एक्टिव होता है, और ये जो होता है लेपर्ड, ये भी एक्टिव होता है, और हाथी भी एक्टिव होता है। तो ऐसी अवस्था में जो मॉर्निंग वॉक है वो जो ध्यान से करनी चाहिए। और वो जो 60 वर्षीय व्यक्ति था राम बाबू गोयल, वो जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो एक 100 फुटा जो रोड था देहरादून का, वहां पर
एक मोड़ था उस सड़क पे, और जैसे ही वो मोड़ पर मुड़े और सामने ही उसकी हाथी से मुलाकात होगी। और राम बाबू गोयल जब मुड़ करके भागने लगे, लेकिन उनकी 60 वर्ष की उम्र थी और वो तेजी से भाग नहीं सके, और हाथी से भाग करके बच के निकलना तो बहुत मुश्किल है। और 4-5 कदम में ही हाथी ने उनको घेर लिया और उनको सूंड से वही तरीका, धक्का मारा से सूंड से पकड़ करके, पहले पकड़ने की कोशिश करी सूंड आगे बढ़ा करके, जब देखा दूर में तो थोड़ा सा धक्का मारा, राम बाबू गोयल गिर गए। और गिरते ही उसके ऊपर सीधा उन्होंने पैर रख करके उनकी कमर के ऊपर में उनकी कमर का भुरकस निकाल दिया, और एक हल्की सी आवाज उनके मुंह से निकली, और जो कि हड्डियों को टूटने की आवाज के साथ ही मिक्स हो गई। और उसके बाद में उसकी बॉडी को उसने 2-3 बार इधर उधर घुमाया, और इतने में एक कोई गाड़ी के जब आने की आवाज सुनी तो धीरे से वो साथ के जंगल में उतर गया। और जब गाड़ी वाला वहां से निकला तो उन्होंने वहां पे राम बाबू गोयल की बॉडी को देखा, जो कि खून से लथपथ थी और बुरी तरह से तुड़ी मुड़ी थी। तो जो हाथी के पैर का निशान था वो भी खून से सनने के कारण उसका एक निशान बन गया था वहां पर। और उस गाड़ी वाले ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी जाकर के, और राम बाबू गोयल की जो बॉडी थी उसको रिकवर किया गया। और इस प्रकार ये तीसरा शिकार इस खूनी एलिफेंट ने किया, इस खूनी हाथी ने किया। और दोस्तों इसके बाद में इसका चौथा शिकार है, 5वां है, जो भी आगे जो जो इसने घटनाएं की वो सब मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि ये 25-30 मिनट का ब्लॉग हो चुका है। और उस हाथी ने क्या क्या वारदातें की वो सब मैं आपको बताऊंगा। और अगर हाथी हमला कर दे उससे कैसे बचा जाए, और हाथी के और कैसे क्या क्या स्वभाव होते हैं, वो जो जो और मेरे को जितनी भी नॉलेज है सब मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।